नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 19 मार्च 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र तथा पीआईबी के प्रमुख समाचारों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ विगत वर्ष में यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे और तीसरे भाग में आज के प्रमुख तथ्य की चर्चा करेंगे। आज के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न के एक भाग में पेपर या जर्नल का नाम दिया गया है और दूसरे भाग में उसके संस्थापक या जो संपादक हैं उनका नाम दिया गया है। आपको सही मिलान का चुनाव करना है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं। पहला, मातृभूमि रामकृष्ण पिल्ले। मातृभूमि समाचार पत्र मलयालम में प्रकाशित होता है और 1923 में इसको जब प्रारंभ किया गया था तो इसके प्रमुख संस्थापक में केपी केशव मेनन थे। रामकृष्ण पिल्ले इसके संस्थापकों में नहीं शामिल थे। इस आधार पर पहला मिलान गलत है। दूसरा, हितवाद समाचार पत्र के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस आधार पर दूसरा मिलान सही है। तीसरा, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, इस पेपर के संपादक श्यामजी कृष्ण वर्मा रह चुके हैं। इस आधार पर तीसरा भी यहाँ पर मिलान सत्य है। पहला मिलान गलत है, दूसरा और तीसरा सत्य है। इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है बी, केवल 2 और 3 सत्य है। यह समाचार हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि मलयालम भाषा में प्रकाशित होने वाले मातृभूमि अखबार के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। मातृभूमि समाचार पत्र के 100वें वर्ष के संबंध में जो भी प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उनको प्रारंभ प्रधानमंत्री जी के एक भाषण के द्वारा किया गया है। इसी संदर्भ में हमने भारतीय इतिहास के प्रमुख समाचार पत्र, उनके संस्थापक या उनके जो संपादक हैं उनके मिलान के लिए यह प्रश्न आपसे पूछा है। आज का दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या हैं। पहला, यह गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक योजना है। पहला कथन सत्य है। दूसरा, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को एक जमा मुक्त डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन के साथ साथ निःशुल्क पहली रिफिल और हॉट प्लेट प्रदान की जाती है। ध्यान रखें, उज्ज्वला योजना में किसी भी तरह के डिपॉजिट या जमा की स्थितियां नहीं हैं। सामान्य रूप में अगर आप एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना होता है। यह सुरक्षा जमा उज्ज्वला योजना में नहीं है। इस आधार पर अगर हम देखें तो पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हैं, यानी हमारा उत्तर है सी, दोनों कथन सत्य हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि उज्ज्वला योजना के जो प्रभाव है वो एक तरह से दिखाई पड़ रहे हैं और अनुसंधान में यह स्पष्ट हुआ है कि अगर हम एक वर्ष में देखें तो लगभग 1.5 लाख लोगों की जान बचाई जा रही है। कारण जो भी प्रदूषण होता है अन्य प्रकार के ईंधन उपयोग करने से वो एक तरह से रुका है। इसी के साथ साथ प्रदूषण के कारण जो लोगों की मृत्यु होती है उसमें भी 13% गिरावट आई है। आज के अपने तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैनपैड्स जो हाल ही में चर्चा में रहा है, निम्नलिखित में से क्या है। आप ध्यान रखें, जब हम मैनपैड्स की बात करते हैं तो यह सतह से हवा में मार करने वाली एक तरह की मिसाइल है जिसे सामान्यतः एक सिपाही के द्वारा आसानी से उपयोग किया जा सकता है और इसे कंधे पर रखकर फायर किया जा सकता है, जिसमें प्रमुख रूप से अमेरिका की जो स्टिंगर मिसाइल है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। वर्तमान रूस और यूक्रेन के युद्ध में बड़ी मात्रा में अमेरिका की जो स्टिंगर मिसाइल है, जो एक तरह के मैनपैड्स हैं, वो यूक्रेन को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस रूप में मैनपैड्स की जो चर्चा है वो तेजी से बढ़ी है। इस आधार पर हमारा उत्तर है ए, पोर्टेबल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। मैनपैड्स के संबंध में यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि मैनपैड्स के उपयोग के कारण यूक्रेन में जो एयर स्पेस है उसको काफी हद तक सुरक्षित बनाया जा रहा है किसी भी प्रकार के हमले से। आज के अपने चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। केंद्रीय विधानसभा विस्फोट मामले में भगत सिंह के साथ दूसरे आरोपी का नाम क्या था। केंद्रीय विधानसभा बम विस्फोट मामले की अगर हम बात करें तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और साथ साथ बटुकेश्वर दत्त उनके द्वारा दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था। इस हमले के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं उनका विरोध एक तरह से दर्ज किया गया था। इस आधार पर हमारा उत्तर सही है सी, बटुकेश्वर दत्त। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि वर्तमान में पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा अपने कार्यालय में महात्मा गांधी के स्थान पर भगत सिंह का चित्र लगाया गया है। इसी संदर्भ में प्रमुख रूप से हमने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट की जो घटना संचालित की गई थी उसके संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा है। दैनिक क्विज के अपने दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न आपको देते हैं। आज का प्रश्न यूपीएससी के द्वारा 2021 में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न को हम देखते हैं।
हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, लेकिन हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। पहला, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है, क्योंकि संसद के द्वारा जो भी एक तरह से कानून बनते हैं उनकी संवैधानिक आधार पर एक समीक्षा हो सकती है और यह कार्य सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि संसद की विधि निर्माण की जो शक्ति है वो परिसीमित है भारत में। पहला कथन सत्य है। दूसरा, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। इस तरह की व्यवस्था के माध्यम से संसद के जो भी कानून हैं उनकी संवैधानिक जो वैधता है उसकी एक तरह से जांच सुनिश्चित होती है। इस आधार पर दूसरा कथन भी सत्य है। दोनों कथन सत्य हैं, अतः हमारा उत्तर है सी। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। दैनिक क्विज के तीसरे भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं और यहाँ पर हम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम कानून के संबंध में चर्चा करेंगे, जिसको प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस कानून भी कहा जाता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 है। इस अधिनियम के द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न के संबंध में अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं वो एक तरह से दी गई हैं, जिससे कि इस तरह की स्थितियों को रोका जा सके। इस कानून को यौन उत्पीड़न की रोकथाम यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कानून के रूप में सामान्य तौर पर जाना जाता है। इस कानून में यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है, साथ साथ शिकायत, जांच करने के लिए प्रक्रियाएं और जांच करने के बाद जो भी एक तरह से निष्कर्ष आता है उसके आधार पर क्या कार्रवाई की जानी है वह भी इस कानून में निर्धारित है। इस कानून के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले से ही जारी की गई विशाखा गाइडलाइंस उसको विस्तृत किया गया था, यानी महिलाओं के यौन शोषण के संबंध में पहले से ही विशाखा गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो विशाखा दिशा निर्देश जारी किए गए उसका प्रमुख आधार यह था कि 1992 में सरकार की तरफ से कार्य करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भंवरी देवी के द्वारा एक बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया गया और उसके बदले में एक बदले की कार्रवाई के रूप में उनका सामूहिक बलात्कार हुआ। इसी आधार पर कार्यस्थल पर महिलाओं को किस रूप में यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान की जाए, इसके लिए एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और इसी जनहित याचिका के आधार पर 1997 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विशाखा दिशा निर्देश जारी किए गए, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में प्रमुख रूप से अलग अलग जो उपाय हैं वो अपनाने की बात करता है। 2013 का जो कानून था वह इसी दिशा निर्देश को और अधिक विस्तारित करता है। विशाखा दिशा निर्देश जो कानूनी रूप से बाध्यकारी थे उसने यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया और संस्थानों पर 3 प्रमुख दायित्व लगाए, यानी यौन उत्पीड़न को रोकना, उसकी रोकथाम करना और उसका निवारण करना। विशाखा गाइडलाइन में ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि एक शिकायत समिति का गठन किया जाना चाहिए और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच होनी चाहिए। 2013 के कानून के माध्यम से प्रत्येक नियोक्ता को अपने कार्यालय या शाखा में 10 या अधिक कर्मचारियों के साथ एक आंतरिक शिकायत समिति, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC, इसका गठन करने का उत्तरदायित्व दिया गया और यह सभी एक तरह से कार्यालय में होना आवश्यक है। इस कानून के माध्यम से अलग अलग प्रक्रियाओं को निर्धारित किया गया है और पीड़ित सहित यौन उत्पीड़न के जो विभिन्न पहलू हैं उनको परिभाषित किया गया है। किसी भी उम्र की महिला हो सकती है जो यौन उत्पीड़न का शिकार है, चाहे उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है उस स्थल पर या नहीं। हो सकता है किसी कंपनी के कार्यालय में कोई महिला जो उसमें कार्य नहीं करती है वह वहां पर किसी कार्य के लिए आई है, उसको भी यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी क्षमता में काम करने वाली या किसी भी कार्यस्थल पर जाने वाली सभी महिलाओं के अधिकारों को इस कानून के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया गया है। 2013 के कानून के अंतर्गत अगर हम यौन उत्पीड़न की परिभाषा की बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित में से कोई भी एक या अधिक शामिल है। अवांछित कार्य व्यवहार जो सीधे या निहितार्थ रूप में किए गए हैं, या तो सीधे रूप में किया गया है या आपने अगर कार्य किया उसका असली उद्देश्य दूसरा है, तो उस रूप में एक तरह से यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है। पहला, शारीरिक संपर्क और प्रस्ताव, यौन प्रस्ताव के लिए एक मांग या अनुरोध, यौन आधारित टिप्पणी, अश्लील सामग्री को दिखाना, प्रमुख रूप से अगर हम पोर्नोग्राफी की बात करें, यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक आचरण, यह सभी यौन उत्पीड़न की परिभाषा में 2013 के कानून में शामिल है। इसी के साथ साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर एक हैंडबुक प्रकाशित की है,
जिसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के व्यवहार के अधिक विस्तृत उदाहरण हैं। इस हैंडबुक में यह कहा गया है कि अवांछित व्यवहार का अनुभव तब होता है जब पीड़ित बुरा या शक्तिहीन महसूस करता है, या क्रोध या उदासी या नकारात्मक आत्मसम्मान का कारण बनता है। तो ये जितने भी कारण हैं वह यौन उत्पीड़न के मामले के लिए सही हैं। इसी के साथ साथ हैंडबुक में अवांछित व्यवहार का मतलब यह है अवैध, अपमानजनक, आक्रमणकारी, एक तरफा और शक्ति आधारित किसी भी तरह का व्यवहार है उसको एक तरह से अवांछित व्यवहार माना जाएगा और इसे यौन उत्पीड़न के मामले के लिए एक कारक माना जाएगा। इसी के साथ साथ 2013 का जो अधिनियम है वो 5 परिस्थितियों की बात करता है जिन्हें यौन उत्पीड़न एक तरह से माना जाएगा। पहला, उसके रोजगार में तरजीही व्यवहार का निहित या स्पष्ट वादा, यानी यौन शोषण के आधार पर आप किसी व्यक्ति को रोजगार में एक अवसर ज्यादा देने या उसको प्रमोशन देने का वादा करते हैं तो वह भी यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा। दूसरी परिस्थिति यह है कि अगर यौन शोषण की क्रियाओं के लिए महिला मना करती है तो उसका एक तरह से हानिकारक रूप में प्रभाव उसके रोजगार या उसके कार्य करने की स्थितियों पर पड़ेगा और स्पष्ट रूप में इसका खतरा उसको दिखता है। इसके आधार पर भी एक तरह से जो परिस्थिति है वह यौन उत्पीड़न के मामले में उत्तरदायी मानी जाएगी। किसी महिला की वर्तमान या भविष्य की रोजगार की जो स्थिति है उस पर किसी भी तरह का निहित एक स्पष्ट खतरा अगर दिखता है, साथ साथ उसके काम में हस्तक्षेप या आक्रामक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाना, यह भी एक तरह से यौन उत्पीड़न की परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। अपमानजनक व्यवहार से उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा पर अगर असर पड़ने की संभावना है तो इसको भी प्रमुख रूप से उन परिस्थितियों में गिना जाएगा जो यौन उत्पीड़न के लिए उत्तरदायी हो सकती हैं। 2013 के इस कानून में अगर हम शिकायत की प्रक्रिया की बात करें तो तकनीकी रूप से जो पीड़िता है वह सामान्य रूप से शिकायत दर्ज कर सकती है, लेकिन ऐसा अनिवार्य नहीं है। यदि पीड़ित महिला शिकायत नहीं कर रही है तो जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है ICC, उसका कोई भी सदस्य उसे लिखित रूप में शिकायत करने के लिए सभी उचित सहायता देगा। यदि महिला शारीरिक या मानसिक अक्षमता, मृत्यु या अन्य किसी कारण से शिकायत नहीं कर सकती है तो जो भी उस महिला का कानूनी उत्तराधिकारी होगा वह इस तरह की शिकायत कर सकता है। इस कानून के तहत जो शिकायत है वह घटना की तारीख से 3 महीने के अंदर किया जाना आवश्यक है, लेकिन हम ध्यान रखें इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के द्वारा इसकी जो सीमा है वो बढ़ाई जा सकती है अगर वह संतुष्ट होती है कि परिस्थितियां ऐसी थीं कि महिला उक्त अवधि में शिकायत नहीं कर पाई। ऐसी स्थिति में 3 महीने की जो समय सीमा है वो बढ़ाई जा सकती है। आंतरिक शिकायत समिति पूछताछ से पहले पीड़ित महिला के अनुरोध पर सुलह के माध्यम से जो भी एक तरह से विवाद है उसको निपटाने की प्रक्रिया उठा सकती है, लेकिन यहाँ पर शर्त है कि सुलह के लिए कोई मौद्रिक समझौता नहीं किया जाएगा। आंतरिक शिकायत समिति के द्वारा पीड़ित की जो भी शिकायत है वो पुलिस को जांच के लिए भेजी जा सकती है या समिति के द्वारा स्वयं जांच शुरू की जाएगी जिसे 90 दिनों के भीतर पूरा करना आवश्यक है। आंतरिक शिकायत समिति के द्वारा एक सिविल कोर्ट की तरह व्यवहार किया जाता है और वह किसी भी व्यक्ति को शपथ दिलाकर बुला सकती है, उससे गवाही ले सकती है, जांच करने और दस्तावेजों की खोज और प्राप्त करने की जो आवश्यकता है उस संबंध में इस समिति के द्वारा प्रमुख रूप से एक सिविल कोर्ट की तरह निर्णय लिए जाते हैं और इसके पास सिविल कोर्ट के बराबर ही अधिकार होते हैं। जांच के पूरी होने पर आंतरिक शिकायत समिति को अपने जो निष्कर्ष है उनकी रिपोर्ट 10 दिन के भीतर नियोक्ता को देना आवश्यक है। 2013 के अधिनियम में स्पष्ट कहा गया है कि महिला जिसके द्वारा शिकायत की गई है उसकी पहचान, प्रतिवादी जिसके खिलाफ एक तरह से शिकायत है, गवाह, जांच, सिफारिश क्या की गई है या जो भी कार्रवाई एक तरह से की जाएगी उसके संबंध में जानकारी सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। आंतरिक शिकायत समिति की रिपोर्ट आने के बाद यौन उत्पीड़न के आरोप अगर साबित हो जाते हैं तो इस समिति की अनुशंसा के आधार पर नियोक्ता कंपनी जो भी सेवा के नियम है उसके अनुसार उस व्यक्ति पर कार्रवाई करेगी। अलग अलग कंपनियों में जो भी एक तरह से सेवा शर्तें हैं वो अलग अलग हैं, इस आधार पर जो कार्रवाई है वो अलग अलग हो सकती है। इसी के साथ साथ समिति अपनी जांच की रिपोर्ट में यह सिफारिश कर सकती है दोषी पाए गए व्यक्ति के वेतन से कटौती करें अगर उसको यह उचित लगता है। इस समिति की जांच के आधार पर अगर मुआवजे का निर्धारण किया जाता है तो उसे प्रमुख रूप से 5 पहलुओं के आधार पर किया जाएगा। पहला, महिला को होने वाली पीड़ा और भावनात्मक संकट, कैरियर के अवसर में उसे जो नुकसान हुआ है, उसके द्वारा जो भी चिकित्सा पर खर्च किया गया है, प्रतिवादी की आय और उसकी वित्तीय स्थिति, यानी जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है उसकी आय और वित्तीय स्थिति, और अंतिम रूप में इस तरह के भुगतान की व्यवहार्यता कितनी है वह। इन 5 आधार पर प्रमुख रूप से मुआवजे का निर्णय होता है। इसी के साथ साथ झूठी शिकायतें आगे न बढ़ पाएं, इसको रोकने के लिए 2013 का जो कानून है उसकी धारा 14 में व्यवस्था है
कि झूठी या दुर्भावनापूर्ण जो शिकायतें हैं और जो झूठे साक्ष्य हैं उनके लिए एक तरह से सजा की व्यवस्था इस धारा में की गई है। इस रूप में कार्यस्थल में महिला उत्पीड़न की जो स्थितियां हैं उनको नियंत्रित करने और न्याय उपलब्ध कराने के लिए एक व्यवस्था इस 2013 के कानून के माध्यम से की गई है। यह हमारा 19 मार्च 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।